नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ 31 मई 2022 को हुआ था, ठीक है। और जो ये शिफ्ट है ये मॉर्निंग शिफ्ट है। और जो ये सेट नंबर बनाया गया है इसे 15 बनाया गया है। इसमें केवल और केवल हम इंग्लिश सेक्शन का आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास स्पॉट द एरर का है, यानी ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो आपके पास स्टेटमेंट दिया गया वो इस तरह से दिया गया है, ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट एज इफ ही हैड नॉट सी वन बिफोर, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। अब आते हैं इसको चेक करते हैं। इसमें ही जो हमारे पास सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है, कंटिन्यूड V2 है, मतलब पास्ट में बनाया गया है। स्टेयरिंग हमारे पास जो है कह सकते हैं जेरेंड है। एट हमारे पास प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एलिफेंट नाउन है। एज इफ अगेन कंजंक्शन है और दूसरा पार्ट जोड़ा गया है यहाँ पर। इफ़ हमारे पास प्रोनाउन है, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है हैड हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद अगर जो कोई मेन वर्ब होती है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। यहाँ पर नॉट रखा गया, उसके बाद सी रखा गया है, तो आपको एरर पता चल गई होगी कहाँ पर एरर है। हैड के बाद V3 होना चाहिए था, यहाँ पर सी रखा गया तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर होना चाहिए था, सीन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में बताना है हमें अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है अंडरलाइन सेगमेंट्स का, ठीक है। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया वो दिया गया था, अ विजिट इन लद्दाख इज़ अ मस्ट दीज डेज, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, इसके लिए पहला दिया गया था फ्रॉम, टू, फॉर, एट, ठीक है। आपको इतना पता होगा कि एन इन जो होता है, इन और एट, इन जब तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी प्लेस को बड़ा दिखाते हैं, और एट तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी प्लेस को जो है छोटा दिखाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर प्लेस को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है विजिट डैश लद्दाख, मतलब लद्दाख की विजिट, यानी लद्दाख को जाने को विजिट, ठीक है। तो उस सेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो था फ्रॉम होगा, क्या होगा, क्या विजिट फ्रॉम लद्दाख, अ विजिट। सेकंड वाला जो दिया गया अ विजिट टू लद्दाख, ठीक है। और थर्ड में दिया गया अ विजिट फॉर लद्दाख और अ विजिट एट लद्दाख। तो करेक्ट वन जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, अ विजिट टू लद्दाख, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में हमें बताना है इम्प्रूवमेंट बताना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया द NCERT वॉज सेटअप अहेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। NCERT को सेटअप किया गया है। सेटअप का आपको मतलब पता होगा, स्थापित करना होता है। बाय द गवर्नमेंट टू असिस्ट द एडवाइस द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है, ये दिया गया है। इसका जो है इम्प्रूवमेंट बताना है। दूसरी चीज़ यहाँ नो एरर नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये वाला डेफिनेटली एरर है इसमें, वैसे भी है और ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। सेट अप होता है, सेटअप के साथ अहेड नहीं होता है, और सेट के साथ आप अहेड यूज़ कर सकते हैं बट सेट अप के साथ अहेड यूज़ नहीं होता, तो ये आपका इनकरेक्ट लिखा गया है। इसका जो सेंस है वो स्थापित सेंस होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन था सेट ऑफ है, ये आपकी जो है प्रीपोजिशनल वर्ब है। वॉज सेट फॉरवर्ड है, वॉज सेट ओवर है, वॉज सेट अप है। जो पहला था सेट ऑफ, इसका मतलब टू स्टार्ट अ जर्नी होती है, जबकि यहाँ जर्नी की बात नहीं की गई है। सेट फॉरवर्ड मतलब मूव फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ना सेंस होता है, यहाँ पर आगे बढ़ने की बात नहीं की गई है। सेट ओवर का मतलब होता है पुट समथिंग होता है, कोई चीज़ रखना होता है। जैसे जैसे बोल सकते हैं ही पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड, इस तरह से हो जाएगा। सॉरी, ऑन द नहीं होगा, ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेड। इस तरह से आपका जो सेंस होगा, सेट समथिंग ओवर का मतलब रखना सेंस होता है। सेटअप का मतलब स्थापित होता है, यहाँ पर सेटअप दिया था और दूसरा कुछ प्रीपोजिशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट जो होगा आपका द NCERT वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट। लास्ट वन आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में हमें फिलअप बताना था। आई हैव बीन स्टडिंग दिस कोर्स डैश 2 years नाउ, ठीक है। जो 2 years दिया गया है आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए फॉर यूज़ किया जाता है। अगर जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वहाँ पर सिंस यूज होता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया था, थ्रू दिया था, सिंस दिया था, फॉर दिया था, ऑलमोस्ट दिया था। जो करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, फॉर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं। सिनम बताना था वर्ड वर्ड का। इंसाइट है, इंसाइट का मतलब प्रोवोक होता है, इंस्टिगेट होता है, भड़काना सेंस होता है हिंदी में। पहला है पैसिफाई, दूसरा है टाइटन, तीसरा है इन्फ्लेम, चौथा है कोट। जो करेक्ट इसका मतलब हो जाएगा
पैसिफाई का मतलब देख लेते हैं, मतलब किसी को शूट करना, शांत करना, क्वाइट करना सेंस होता है। प्लेसिड एक सेंस होता है, शांति वाला होता है प्लेसिड। ठीक है, यहाँ पर वर्ब यूज़ की गई है। टाइटन भी वर्ब है, इसका मतलब शांत जो है किसी चीज़ को टाइट करना होता है, कसना होता है, हिंदी में कहते हैं। जैसे कोई ढीला लूज चीज़ है तो उसे आप टाइट करते हो तो वो सेंस होता है। इनफ्लेम का मतलब क्या होता है? इनफ्लेम का मतलब भड़काना होता है, तो आपका भड़काना सिनम हो जाएगा आपका इनसाइड का। कोड मतलब उद्धरण देना होता है, तो आपका करेक्ट वन थर्ड था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर हमें 6 में एक्टिव वॉइस बतानी है गिवन जो है सेंटेंस की। गिवन सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में होगा तो एक्टिव बतानी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। दिस मैच इज़ बीइंग वॉच्ड टुडे बाय मोर देन 33 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ये आपका स्टेटमेंट था। यहाँ पर टेंस देखते हैं क्या लिखा गया, इज़ बीइंग वॉच्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्टिव में सेंटेंस रहा होगा वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा होगा, तभी वहाँ पर इज़ एम आर के साथ बीइंग यूज़ होती है। ठीक है, वहाँ पर तो देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पहले में दिया गया है, सेकेंड वन में नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पर हैव बीन लिखा गया है। थर्ड में देखते हैं क्या लिखा गया, आर लिखा गया, ये हो सकता है आपका, ये भी दी गई है। लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाले में हैव लिखा गया, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, दो बचे हुए हैं, पहला और लास्ट वन। दूसरी चीज़, ये जो आपका दिस मैच दिया गया है, ये आपका जो पैसिव बनाया गया है, तो ये एक्टिव में डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा। और जो यहाँ पर बाय के बाद जो लिखा गया ये आपका सब्जेक्ट रहा होगा। तो बाय वाला सब्जेक्ट यानी स्टार्टिंग में किधर है, फर्स्ट वाले में दिस मैच इज लिखा है, फर्स्ट वाले में नहीं लिए। थर्ड वाले में मोर देन लिखा गया है, इसका मतलब ये वाला जो मोर देन था ये आपका सब्जेक्ट था, जो कि सब्जेक्ट लिखा गया थर्ड वाले में, थर्ड वन आपका करेक्ट है। सेवेंथ में बताना था मीनिंग बतानी ईडीएम की। जो ईडीएम है सम एंड सब्सटेंस, ये काफ़ी रिपीटेड है। उसका मतलब था पहला इजेंस, दूसरा है डिफिकल्टी, तीसरा है डेलिबरेशन, चौथा है असेसमेंट। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, इजेंस होता है, यानी सार होता है, जिस्ट होती है आपकी, समरी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट में हमें यहाँ पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, इनको अरेंज करना है, तो रीड कर लेते हैं। पहले ए में दिया था द करेंट कंसर्न इज दैट इट इज़ रेजिंग डे बाय डे ड्यू टू वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स। बी में दिया था इट हैज़ बीन देयर इन डिफरेंट फॉर्म सिंस अ लॉन्ग टाइम इवन बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशंस सच एज वॉल्केनिक eruptions, वाइल्ड फायर विच लेड टू वेरियस photochemical reactions in the atmosphere. सी में दिया था pollution has become a very common yet serious issue in today's world. डी में दिया गया था and one of the main pollutants are human and man made machines. यहाँ पर देखिए पोल्यूटेंट्स दिया गया और ए वाले में पोल्यूटेंट्स दिया गया है। इट मीन्स ये दोनों कहीं ना कहीं आसपास रहेंगे, या आप ये भी हिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर जो आपको स्टोरी समझ में आ गई है तो आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से हेल्प लेंगे तो आपको डिसाइड करना है कि ए आएगा या सी आएगा। ए को रीड करते हो तो यहाँ लिखा था द करेंट कंसर्न इज दैट रेजिंग डे बाय डे टू वेरियस रिसोर्सेज पोल्यूटेंट्स दिया गया। और सी में देखेंगे तो दिया गया था पोल्यूशन हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन येट टू सीरियस इशू इन टूडेज वर्ल्ड। तो सबसे बेस्ट आपका जो इंट्रो होगा वो क्या होगा, आपने डिसाइड कर लिया है, सबसे बेस्ट इंट्रो आपका सी होगा। सी हो गया तो आपके ये एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपने यहाँ देखा था पोल्यूटेंट्स, यहाँ भी था पोल्यूटेंट्स, लास्ट वाले में भी था। इसका मतलब ए डी आसपास रहेंगे। ए डी आसपास किधर है, फर्स्ट में है, सेकंड वाले में नहीं है तो सेकंड, थर्ड वाले में नहीं है तो थर्ड आप एलिमिनेट कर सकते थे। लास्ट वाले में भी ए डी है। ठीक है, अब डिसाइड करना है कि कौन सा आएगा, सी के बाद बी आएगा कि सी के बाद ए आएगा। तो सी में देखते हैं क्या बोला गया था। सी में बोला गया था पोल्यूशन हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन येट सीरियस इशू इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, अगर जो बी को चेक करते तो बी में बोला गया था इट हैज़, इट मतलब पोल्यूटेंट्स के लिए आपका प्रोनाउन यूज़ किया गया है। इट हैज़ बीन देयर इन डिफरेंट फॉर्म सिंस अ लॉन्ग टाइम इवन बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशंस सच एज वोल्केनिक eruptions, वाइल्ड फायर विच लीड्स टू वेरियस फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमोसफियर। वहीं में आपको अगर जो डी देखा जाए, डी में बोला गया तो ए रखा गया है, यानी सी के बाद ए रखा गया द करंट कंसर्न। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला सी से मैच नहीं कर रहा है, सी के बाद वाला मैच नहीं कर रहा है, मतलब सी के जस्ट बाद ये प्लेसिंग नहीं हो रही, तो आपका प्लेसिंग जो हो रही है सी के बाद बी की हो रही है, तो सी बी ए डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाइन्थ में बताना है हमें मीनिंग बतानी है इडियम की। जो इडियम है वो हमारे पास है अंडर ड्यूरेस। इसका मतलब है पहला अंडर प्रेशर, अंडर शेल्टर, अंडर कन्फ्यूज़न, अंडर सपोर्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अंडर प्रेशर। टेंथ में बताना है मीनिंग बतानी है इडियम की। एप्पल ऑफ वन साई, काफ़ी ईजी है ये, इसका मतलब आँख का तारा होता है। वेरी डियर, वेरी हार्मफुल, वेरी यूजफुल, वेरी फार, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी डियर। 11th में बताना है हमें सब्स्टिट्यूट बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड का। डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन, जो डायरेक्ट हो, जो
मन में हो या दिल में हो बोल देता हो उसे क्या कहेंगे। फोर्थ राइट पहला है, 42 दूसरा है, फॉर्मिका तीसरा है और 45 चौथा है। तो फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी हिंदी में कहते हैं। तो जो उसके मन में हो दिल में हो बोल देता है उसे कहेंगे डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन। ठीक है, फोर्थ राइट। फोर्टिट्यूड का मतलब धैर्य होता है, पेशेंस होता है आपका। और फॉर्मिका एक तरह की प्लास्टिक होती है। 45 स्ट्रेंथन सेंस होता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो फर्स्ट वन था। टेंथ में आते हैं। टेंथ में बताना था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था हमें। आप चाहें तो यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं पैसेज की या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं। पैसेज में अगर जो रीड करना चाहें तो क्या लिखा था, नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वोटेंटली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस। पहला अनफॉर्चुनेटली, दूसरा स्लोथ, तीसरा बीस, चौथा है वोटेंटली। ठीक है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली की स्पेलिंग आपको दिख रहा है करेक्ट लिखी गई है, NATELY होता है। स्लोथ की स्पेलिंग भी करेक्ट है, बीस्ट भी करेक्ट लिखा गया है। तो थर्ड वाला जो बचा हुआ है आप टिक मार सकते हैं इसको, यानी लास्ट वन। लास्ट वन आपका करेक्ट भी है। इसका मतलब जो था, ये स्पेलिंग है वो इनकरेक्टली लिखी गई है। यहाँ पर मतलब था वॉन्टनली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली, जानबूझकर। ठीक है, जानबूझकर सेंस था, यहाँ पर ओ होना चाहिए था जो कि नहीं था। 13 में बोला गया था एंटोनिम बताना था वर्ड का। प्रेटेंस था। प्रेटेंस मतलब बहाना होता है, प्रेटेंस मतलब झूठ होता है, प्रेटेंस मतलब दिखावा भी होता है, आपका शो होता है, विनीर होता है आपका। ठीक है, ये आपके इसके कह सकते हैं एक तरह से शैम, और एक वर्ड भी अच्छा है, दिखावा सेंस होता है। अपोजिट बताना था, पहला रियलिटी है, दूसरा है इंपॉर्टेंस, तीसरा है एरोगेंस, चौथा है इंटॉलरेंस। रियलिटी मतलब या वास्तविकता होती है, ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंस का मतलब पावरलेस होता है, हिंदी में इसे नपुंसकता कहते हैं, नपुंसकता। एरोगेंस का मतलब होता है उद्दंडता होता है, हॉटीनेस होता है। ठीक है, और प्राउडी होता है आपका सेंस। ये फिलहाल नाउन था, वो जो हमने बताया प्राउडी वगैरह, ये आपके एडजेक्टिव बताए गए हैं। इंटॉलरेंस भी आपका नाउन है, इसका मतलब असहिष्णुता होती है। नेक्स्ट 14 बताना था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला रिपीटिशन, दूसरा पोर्ट्रे, तीसरा प्रोसीजर, चौथा सेपरेट। ठीक है, जो स्पेलिंग इनकरेक्ट है वो रिपीटिशन की है, REPE होता है, यहाँ पर आई रखा गया तो ये आपकी इनकरेक्ट है। पोर्ट्री भी सही लिखा गया है, प्रोसीजर भी सही है, सेपरेट भी सही लिखा गया है। 15 में बताना था हमें यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बताना था, ऑप्शन से कौन सा करेक्ट है। लिखा गया था इज सविता इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। इंट्रोगेशन मार्क लगाया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव बनेगा तो आपने हेल्पिंग भी एक बार यूज़ कर लिया, दोबारा यहाँ पर यूज़ की गई, इसका मतलब ये गलत लिखा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मतलब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग पहले आएगी। 2 और 3rd वाले में हेल्पिंग पहले नहीं रखी गई तो ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। लास्ट और फर्स्ट में रखी गई है। अब देखिए सविता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग अब लगेगी, यानी पहले बाहर रखी जाएगी, तो आर तो होगी नहीं क्योंकि आर प्लूरल होता है, सविता सिंगुलर है, तो करेक्ट वन क्या होगा, फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, हमें बताना है एंटोनिम बताना है प्रिकॉशियस का। प्रिकॉशियस का मतलब होता है प्री मैच्योर, यानी समय से पहले। समय से पहले कोई चीज़ डेवलप हो जाए या कोई चीज़ आप कोई गुण वगैरह सीख लें या कह सकते हैं कोई क्वालिटी आप में डेवलप कर दें तो उसे कहेंगे प्री मैच्योर। जैसे आप क्लेवर बन जाए या मैच्योर हो जाएं तो उसे प्रिकॉशियस कहेंगे, समय से पहले। पहला है लिबरल है, दूसरा है जेंटल है, चौथा है तीसरा है बैकवर्ड, चौथा है लीनियन। ठीक है, और इसका एंटोनिम बताना है विलोम। लिबरल का मतलब उदार सेंस होता है, जेंटल मतलब भी इसी से मैच कर रहा है, लीनियंट का मतलब भी उदार होता है। तो ये तीनों आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। अगर जो आपने इन तीनों का मतलब निकाल लिया, आपको इसका मतलब नहीं पता, तो आप टिक कर सकते हैं। टिक इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक वर्ड के 3 जो एंटोनिम नहीं रहेंगे, ठीक है, एक ही रहेगा। ये तीनों मैच कर रहे थे इसलिए आप इसको टिक कर सकते थे। वैसे भी बैकवर्ड का मतलब टाइम के हिसाब से काफ़ी पीछा होता है, और ये समय से पहले वाला, ये बाद वाला हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वन। 17 में बताना था हमें, यहाँ पर कंप्लीट करना है सेंटेंस को। दिया था आई मेट माई प्रोफेसर येस्टरडे एंड वी डैश अ लॉन्ग कन्वर्सेशन अबाउट बुक्स एंड वर्क। पहला डिड, दूसरा स्पोक, तीसरा है हैड, चौथा है टॉक्ड। डिड का मतलब कब होता है, जब वहाँ पर आप नेगेटिव यानी नॉट चिपका रहे हो या फिर इंटरोगेटिव बना रहे हो तब होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है तो आपका डिड नहीं होगा। स्पोक होगा क्या, एंड वी स्पोक अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, स्पोक अ लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं होगा तो ये आपका नहीं होगा। हैड आपका टेक एक्सपीरियंस इन्जॉय के सेंस में होता तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में सिनोनिम बताना है फ्लेक का। फ्लेक का मतलब स्पॉट होता है, धब्बा होता है, ठीक है, दाग होता है कह सकते हैं। पहला स्पॉट है, दूसरा है नेग्लेक्ट है, चौथा है व्यू, सॉरी तीसरा है व्यू, चौथा है फॉल्ट। तो करेक्ट वन इसका स्पॉट हो जाएगा। नेग्लेक्ट का मतलब इग्नोर करना होता है, व्यू मतलब देखना होता है, फॉल्ट मतलब आपकी फ्लॉ होती हैं यानी त्रुटियाँ, एरर।
19th में हमें पैसिव सेंटेंस बताना है, तो 10 से एलिमिनेट करते हैं। सेंटेंस दिया था द फिनांस मिनिस्टर विल अनाउंस द बजट। विल है, इसका मतलब क्या है, जब पैसिव बनाया जाएगा तो वहाँ पर शैल और विल के साथ बी भी होता है, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर है। तो शैल और विल के साथ बी किधर है, इसमें नहीं है, नहीं होगा। इसमें वर है, नहीं होगा। इसमें आर है, नहीं होगा। इसमें विल है, बी भी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 20th में आते हैं, हमें बताना है सब्स्टिट्यूट बताना है गिवन वर्ड्स का। जो गिवन वर्ड है वो दिया गया है आपका, जो गिवन वर्ड है वो आपका दिया गया है अलाउिंग, ठीक है। अलाउिंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, पहला इसके लिए कॉन्सेप्चुअल, दूसरा है अनएजुकेटिव, इनएजुकेटिव, तीसरा है अनइम्पेरिकल, चौथा है ह्यूरिस्टिक। कॉन्सेप्चुअल का मतलब जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, इनएजुकेटिव का मतलब होता है लैक ऑफ एजुकेशन, और अनइम्पेरिकल का मतलब होता है जो कि जिसमें जो है जो इम्पेरिकल ना हो, इम्पेरिकल का मतलब प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है। जो थ्योरेटिकल रहे उसे कहेंगे अनइम्पेरिकल, सैद्धांतिक हो या फिर थेरी वाइज की बात की जाए तो उसे कहेंगे अनइम्पेरिकल। इम्पेरिकल का मतलब प्रैक्टिकल होता है। ह्यूरिस्टिक का मतलब सेम होता है जैसा कि मेंशन किया गया है, मतलब जो सेल्फ जो है एक तरह से एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो उसे कहेंगे ह्यूरिस्टिक, जो कि यहाँ बोला गया अलाउिंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। 21 नंबर जो होता है वो पैसेज होता है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं, थीम देख लेते हैं और सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। जो पैसेज दिया गया तो दिया गया था द मोस्ट अर्जेंट एरियाज ऑफ अटेंशंस एंड इमीडिएट एक्शंस की है, आर न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है और चिल्ड्रन है, of children, whose well-being dares the health of the society and caring outlook of the polity. Since the causes of malnutrition of children are many, like exploding population dares against the female child, weak and suffering mothers, the remedy calls for care of the mother and care by mother. An effective control over population explosions, ignorance on what food should be taken is another dash factor that results in malnutrition among women and children. The implementations of various schemes to fight the dash of malnutrition and undernourishment of children requires planning, coordination and monitoring by high powered bodies right down to the village level. अब पढ़ना है 21 नंबर का पैसेज फिल करना है, ठीक है। यहाँ था द मोस्ट अर्जेंट एरियाज हैं जिन पर अटेंशन देना चाहिए तुरंत और एक्शन लेना चाहिए, वो है न्यूट्रिशन, हेल्थ है और एजुकेशन है, किसके, चिल्ड्रन की। जो कि क्या करते हैं, जो कि जिनकी वेलबींग्स क्या करती है, जिनकी वेलबींग्स मतलब कुशलता, या कह सकते हैं कि वेलबींग मतलब एक तरह से कह सकते हैं अच्छी सेहत, ठीक है। हुज वेलबींग डैज द हेल्थ ऑफ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी की हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आउटलुक केयरिंग भी आपका क्या करते हैं, जो है पॉलिटी का शो करते हैं। क्या करते हैं इसमें, पहला रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनकी वेलबींग रिफ्लेक्ट करती है, जिनकी वेलबींग थिंक करती है, वेलबींग ग्रुप्स करती है, वेलबींग एफर्ट्स करती है। देखिए चिल्ड्रन की जो वेलबींग है वो सोसाइटी की हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है हमें, 22 में बताना था सिंस द कॉजेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन आर मैनी, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन के कारण जो चिल्ड्रन में बहुत सारे हैं, जिनमें है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना यानी एक्सप्लोरेशन यानी जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या की एकदम से वृद्धि, डैश अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड के अगेंस्ट डैश, इसमें क्या आएगा, बायस, एडवांस्ड, न्यूट्रल एंड लॉ। वीक एंड सफरिंग मदर्स था आगे, द रेमेडी कॉल्स फॉर समथिंग दिया गया था। तो इसमें क्या होगा, जो गर्ल चाइल्ड्स हैं यानी फीमेल चाइल्ड हैं उनके अगेंस्ट क्या होता है, बायस होता है यानी पक्षपात होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही वाला होगा, एडवांस भी नहीं होगा, न्यूट्रल भी नहीं होगा, लॉ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 23rd नंबर पे। 23rd नंबर पे बताना था हमें, 23rd नंबर पे बताया गया है लाइक यहाँ पर बोला गया था, देखिए द रेमेडी कॉल्स फॉर, ठीक है। रेमेडी मतलब इसकी इलाज की मांग है, क्या मांग है, केयर ऑफ द मदर एंड केयर बाय मदर है, ठीक है। डैश एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, और इफेक्टिव कंट्रोल पॉपुलेशन पर होना चाहिए, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट। तो क्या है, रिगार्डलेस इसमें होना चाहिए, यहाँ पर आएगा, अगेंस्ट आएगा, इंस्टीड आएगा, बिसाइड्स आएगा। तो देखिए रिगार्डलेस का मतलब बेपरवाह यानी बिना ध्यान दिए होता है, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब कि विरुद्ध होता है, और इंस्टीड के साथ ऑफ होता है, तो यहाँ पर रखा नहीं गया, तो यह तो आपका सीधा सीधा गलत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। बिसाइड्स के मतलब के अतिरिक्त भी होता है, के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सेंस दिया गया था वो दिया गया था द रेमेडी, यानी जो इलाज है, ठीक है, मांग है, क्या है, केयर होना चाहिए ऑफ द मदर एंड केयर बाय मदर होना चाहिए,
इसके अलावा यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, इसके अलावा एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, एक प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर। तो इसके अलावा के सेंस में क्या होगा, आपका बेसाइड्स करेक्ट वन हो जाएगा। 24th में फिल करना था, इग्नोरेंस ऑन वॉट फूड शुड बी टेकन इज अनदर डैश फैक्टर। कैसा फैक्टर है कि कौन सा फूड लेना है, वो भी उसकी अज्ञानता भी एक बड़ा डैश है। एडवाइजरी फैक्टर है, एक्सप्लेनेटरी फैक्टर है, कंट्राडिक्टरी फैक्टर है या कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। देखिए ये भी एडवाइजरी भी नहीं होगा आपका, एक्सप्लेनेटरी भी नहीं होगा, कंट्राडिक्टरी भी नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूट कर रहा है ये एक तरह से ये फैक्टर कि क्या जो है लेना है, कौन सा फूड लेना है, मेल न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लास्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास दिया गया था, ठीक है, यहाँ से दिया गया था, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स टू फाइट द डैश ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अंडर नरिशमेंट, मेनेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, सोलेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, बैलेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, एम्बरेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेनेंस का मतलब संकट वो होता है या फिर थ्रेट सेंस में होता है, तो जो थ्रेट है दुनिया के सामने या फिर देश के सामने मेल न्यूट्रिशन का, उससे फाइट करने की बात कर रहे हैं। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना सेंस में होता है, सांत्वना की तो बात ही नहीं की गई। बैलेंस का मतलब स्थिरता होती है। इम्बरेंस का मतलब होता है गले लगाना सेंस में होता है आपका। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट बन जाएगा, मेनेंस। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।